नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी एनडीए में इंडिया गठबंधन की बड़ी सेंधमारी की, ममता बनर्जी के तल्ख तेवरों से घबराई बीजेपी की, बात करेंगे अडानी को लेकर बुरे फंसे पीएम मोदी की, नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर दबाव में आई बीजेपी सरकार की, साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान खान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे सूरज की तरफ बढ़ते इसरो के कदम की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वाराणसी की ज्ञानवापी पर फैसला 12 सितंबर को। मस्जिद कमेटी की दलील, वक्फ मामले में सिविल कोर्ट नहीं सुन सकता। हिंदू पक्ष बोला 1993 तक वहां पूजा हुई। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में मानहानि के केस में फंसे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, अहमदाबाद कोर्ट ने भेजा समन। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रबोध तिर्की ने की घोषणा, ओडिशा में कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 110 अंकों की तेजी के साथ 64,996 पर हुआ बंद। निफ्टी 40 अंकों की तेजी के साथ 19,306 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक की तैयारियां आखिरी पड़ाव पर है। मीटिंग का एजेंडा तय हो चुका है। बेंगलुरु की बैठक में शामिल होने वाले सभी दल मुंबई में भी साथ आएंगे। 12 और दल इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ाएंगे। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक ने पीएम मोदी और बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत से बीजेपी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बेंगलुरु में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 26 दल शामिल थे, जो मुंबई की बैठक में बढ़कर 38 या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक इंडिया गठबंधन से 12 छोटे राजनीतिक दल जुड़ सकते हैं। इन 12 दलों में पीसेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, पूर्व सांसद राजू शेट्टी की पार्टी, स्वाभिमानी शेतकारी संगठन सहित अन्य छोटे दल हैं। महाराष्ट्र के इन 12 छोटे दलों ने एमवीए से अलग अपना एक ग्रुप बनाया था और बीजेपी के खिलाफ अभियान चला रहे थे। हाल ही में शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने इस ग्रुप से संपर्क किया था और इंडिया गठबंधन का साथ देने की अपील की थी, जिसके बाद इन 12 दलों ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का संकेत दिया है। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक को कामयाब बनाने के लिए महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों का एक ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप में कुल 18 नेता हैं। एमवीए के हर दल के 6 नेताओं को इस ग्रुप में जगह दी गई है। सुपर 18 में प्रमुख नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, संजय राउत, अशोक चौहान, नाना पटोले और जयंत पाटिल शामिल हैं। महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। इस समिति की तरफ से सारी व्यवस्था की जा रही है। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में कई और दल शामिल होंगे। मुंबई बैठक में ही इंडिया गठबंधन का लोगो जारी किया जाएगा। गठबंधन के संयोजक के नाम पर फैसला बैठक में ही होगा। किसी भी पद को लेकर इंडिया गठबंधन में मतभेद नहीं है। देश को बचाने की लड़ाई में सभी विपक्षी दल एकजुट नजर आ रहे हैं। यही एकजुटता पीएम मोदी और बीजेपी को परेशान कर रही है। इंडिया के बढ़ते आकार से बीजेपी धराशायी है। वहीं बीजेपी को लेकर ममता बनर्जी के तेवर भी काफी तल्ख हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने दावा किया है कि मोदी सरकार इसी साल लोकसभा चुनाव करा सकती है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज बीजेपी के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाए। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। ममता ने दावा किया कि केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार इसी साल दिसंबर महीने में लोकसभा चुनाव करवा सकती है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई की एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने ये बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि भगवा पार्टी ने प्रचार के लिए सभी हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं ताकि कोई दूसरा राजनीतिक दल प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल ना कर सके। सीएम ममता ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटती है तो देश को एक निरंकुश शासन का सामना करना पड़ेगा। मुझे आशंका है कि बीजेपी दिसंबर 2023 में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। ममता ने कहा कि तृणमूल ने बंगाल में सीपीएम के 3 दशक लंबे शासन को समाप्त किया था और अब वह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराएगी। बंगाल की सीएम ने कहा कि मोदी सरकार विपक्षी गठबंधन से डरी हुई है और इसी डर से वो समय से पहले चुनाव कराने का ऐलान करने की तैयारी में है। चुनाव कभी भी हो, जब भी होंगे, हम उन्हें हरा देंगे। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी ने पहले ही हमारे देश को समुदायों के बीच दुश्मनी के रूप में बदल दिया है। अगर वो सत्ता में लौटते हैं तो ये हमारे देश को नफरत का देश बना देंगे। ममता के इस आरोप पर बीजेपी का क्या रुख रहता है, अब वो देखना होगा। इधर कांग्रेस ने अडानी मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। अडानी ग्रुप विदेश में एक और बड़ी डील की तैयारी में है।
गौतम अडानी ग्रीस में एक यूनानी पोर्ट का अधिग्रहण करने वाले हैं। वही दावे किए जा रहे हैं कि पीएम मोदी ने भी ग्रीस के दौरे पर इस डील पर चर्चा की थी। द टेलीग्राफ अखबार ने एक रिपोर्ट में ग्रीक सिटी टाइम्स के हवाले से लिखा है कि पीएम मोदी ने अपने एक दिवसीय ग्रीक दौरे के दौरान ग्रीस के पोर्ट्स के अधिग्रहण को लेकर चर्चा की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ग्रीस के पोर्ट्स के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती है तो इसमें अडानी ग्रुप एक से ज्यादा पोर्ट का अधिग्रहण कर सकता है। पीएम मोदी के ग्रीस दौरे को कांग्रेस ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए बताया है। कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है, जैसा कि आपको पता है कि पीएम मोदी अभी अभी ग्रीस की यात्रा से लौटे हैं। वहां उन्होंने ग्रीस के पोर्ट्स में दिलचस्पी भी दिखाई थी। अब खबर है कि अडानी ग्रुप ग्रीस के पोर्ट्स का अधिग्रहण करने वाला है। इसका मतलब है कि हमेशा की तरह इस बार भी मोदी जी की विदेश यात्रा अपने परम मित्र को डील दिलाने के लिए ही थी, यानी मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है। कांग्रेस लंबे वक्त से अडानी मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। अब एक बार फिर पीएम मोदी ने अपने ग्रीस दौरे में कवाला और वेलोस पोर्ट के अधिग्रहण में दिलचस्पी दिखाई है, जिससे भारत के यूरोप में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये पोर्ट मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन इस अधिग्रहण में अडानी ग्रुप के सामने आने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस पीएम मोदी पर अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रही है। मोदी सरकार पहले ही अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोप झेल रही है। अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद कांग्रेस ने सड़क से संसद तक सरकार को घेरा था और जेपीसी जांच की मांग की थी। लेकिन पीएम मोदी अब तक अडानी मुद्दे पर खामोश हैं। अडानी के मुद्दे पर बीजेपी दबाव में है। दबाव में तो हरियाणा की बीजेपी सरकार भी है। नूंह में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद प्रशासन और राज्य सरकार अलर्ट पर है। ऐसे में नूंह में एक बार फिर से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर अड़े थे, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे हिंदू संगठन घुटनों पर आ गए। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। नूंह में शांतिपूर्ण तरीके से 51 लोगों की सांकेतिक शोभा यात्रा निकाली गई। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव के नेतृत्व में साधु संतों और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच नलेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया। जिले की सभी सीमाओं पर लगाए गए नाकों पर पुलिस बल की मौजूदगी रही। जल अभिषेक यात्रा में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। बीजेपी नेता चौधरी जाकिर हुसैन ने भी साधु संतों के साथ जल अभिषेक किया। वहीं जल अभिषेक के लिए जाने की तैयारी कर रहे लोगों को पुलिस ने समझा बुझाकर सेक्टर 11 के मंदिर में जल अभिषेक करवाया। बीजेपी नेता मोतीराम शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको बता दें कि मोतीराम शर्मा शोभा यात्रा आयोजन समिति के सदस्य हैं। उनके नाम की शोभा यात्रा में शामिल होने की स्वीकृति भी थी। दरअसल पिछली बार जब जुलाई में शोभा यात्रा निकाली गई थी तब नूंह में हिंसा भड़क गई थी। इसमें 6 लोगों की जान चली गई थी, इसलिए प्रशासन अब एहतियात बरत रहा था। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, हम पूरी जांच कर रहे हैं। नूंह में अब तक 300 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें अभी जांच चल रही है। कांग्रेस के विधायक मामन खान को जांच में शामिल होने के लिए पुलिस ने नोटिस भेजा है, क्योंकि मामन खान की गतिविधियां भी संदिग्ध लग रही हैं। कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े पदाधिकारियों ने नूंह में हिंसा फैलाने में साजिश की है। नूंह में प्रशासन की सख्ती से हिंदू संगठनों के मंसूबों को झटका लगा है। वहीं तेलंगाना की सत्ता पर काबिज केसीआर को बड़ा झटका लगने वाला है। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारियां और बढ़ती ताकत ने बीआरएस को मुश्किल में डाल दिया है। राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के बीच है। इस बीच चर्चा है कि कांग्रेस और वाम दल एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 1 महीने बाद तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनाव को देखते हुए राज्य में कांग्रेस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कर्नाटक में प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने के बाद अब कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आने की तैयारी में है। वहीं तेलंगाना में सत्ता पर काबिज भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस की ओर से विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा के बाद वाम दलों ने गठबंधन बनाने के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत शुरू कर दी है। सबसे पुरानी पार्टी के तेलंगाना प्रभारी माणिकराव ठाकरे और एआईसीसी सचिव रोहित चौधरी ने रविवार को हैदराबाद में सीपीआई के राज्य सचिव कुनाब नेवी संबशिवा राव से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि सीपीआई ने राज्य में बीआरएस को हराने के लिए कांग्रेस के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। चर्चा के दौरान सीपीआई नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पार्टी के प्रभाव पर प्रकाश डाला। सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने कथित तौर पर 4 विधानसभा सीटों पर दावा किया है, जिसमें हुस्नाबाद, मुनुगोडे, बेल्लमपल्ली और कोठागुडेम की सीट शामिल है। इसके जवाब में माणिकराव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि पार्टी हाईकमान ही इस पर फैसला लेगा। कांग्रेस की ओर से राज्य के नेता सीपीआई और सीपीएम को 2-2 सीटें देने की तैयारी दिख रहा है। कांग्रेस की ओर से राज्य के नेता सीपीआई और सीपीएम को 2-2 सीटें देने को तैयार दिख रहा है।
ऐसे में दोनों ही दलों के बीच गठबंधन को लेकर बैठक में कोई फैसला हो सकता है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और वाम दलों के बीच मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से अलग चर्चा हो सकती है और संकेत इसी बात के हैं कि एक सप्ताह के अंदर गठबंधन की तस्वीर साफ हो जाएगी। तेलंगाना में कांग्रेस की मजबूती बीआरएस की हार है। इधर खड़गे ने भी 2024 में पीएम मोदी की हार की भविष्यवाणी की है। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करने वाले पीएम मोदी अब सिर्फ हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की पोल खोली है। खड़गे के इस वार से बीजेपी में हलचल मच गई है, तो क्या कह गए खड़गे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पीएम मोदी की तरफ से रोजगार मेले के दौरान सरकारी नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर बांटने पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि आज कुछ ऐसे लोगों को भी ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि जिनको प्रमोशन दिया गया है उनकी भी संख्या ज्यादा दिखाने के लिए रोजगार मेले में नौकरी के पत्र बांटे गए। ये युवाओं के साथ छल है। उन्होंने लिखा है, EMI इम्पैटी मैनिपुलेटिव इंस्टॉलमेंट्स, सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर मोदी जी हमारे युवाओं को इस तरह के EMI के रूप में कुछ हजार भर्ती पत्र बांट रहे हैं। आज भी बांटेंगे। ताजा समाचारों से पता चला है कि इन सरकारी नौकरियों में उनके नाम भी हैं जिनको प्रमोशन मिला है। उदाहरण के तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल में संस्थान ने 15 नई नियुक्तियां और 21 व्यक्तियों के प्रमोशन को मंजूरी दी। रोजगार मेला आयोजनों के दौरान इनको भर्ती पत्र जारी किए गए थे। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अप्रैल 2023 में अपने जवाब में कहा है कि 38 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। 38 में से 18 प्रमोशन के मामले शामिल हैं। मोदी जी, अगर आपको युवाओं के भविष्य की रत्ती भर भी चिंता होती तो आप ये PR स्टंट में शामिल होकर उनकी आकांक्षाओं से खिलवाड़ नहीं करते। देश के युवा भाजपा के झूठ, जुमले और विश्वासघात को पहचान चुके हैं और 2024 में मोदी सरकार को बाहर का रास्ता जरूर दिखाएंगे। खड़गे के इन आरोपों से बीजेपी में खलबली मच गई है। चुनावी साल में पीएम मोदी अपनी छवि चमकाने में लगे हैं तो विपक्ष लगातार सच को सामने लाकर बीजेपी की पोल खोल रहा है। अब देखना होगा कि खड़गे के इन आरोपों पर पीएम मोदी और बीजेपी नेता क्या कहते हैं। खड़गे के इस खुलासे के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी ने कहा कि 9 साल पहले बहुत कम लोगों के पास में जनधन खाते थे। सही कहा प्रधानमंत्री जी आपने, जब खाते नहीं थे, अब खाते हैं तो पैसे नहीं हैं। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब चने नहीं थे तो दांत थे और अब दांत हैं तो चने नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात सूरज की तरफ बढ़ते इसरो के कदम की। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद अब इसरो ने अपना अगला टारगेट तय कर लिया है और इसकी लॉन्चिंग का दिन, तारीख और वक्त सब कुछ तय हो चुका है। तो क्या है इसरो का अगला मिशन, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चांद के बाद अब सूर्य की बारी है। इसरो ने सूर्य मिशन का ऐलान कर दिया है। 2 सितंबर को इसरो सूर्य के लिए आदित्य L1 लॉन्च करेगा। भारत के अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने इस मिशन को लॉन्च करने के लिए जनता को भी आमंत्रित किया है। श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्च व्यू गैलरी से इसका प्रक्षेपण देखा जा सकेगा। इसके लिए लोगों को वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वेबसाइट का लिंक उपलब्ध कराया है। साथ ही बताया है कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने की घोषणा की जाएगी। इस अंतरिक्ष यान को सूर्य की बाहरी परतों का ऑब्जर्वेशन और सूर्य पृथ्वी लाग्रेंज बिंदु L1 पर सौर वायु के यथास्थिति ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार किया गया है।
ये सूर्य के ऑब्जर्वेशन के लिए पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 7 पेलोड लेकर जाएगा, जो अलग अलग वेव बैंड में प्रकाश मंडल, सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह और सूर्य की सबसे बाहरी परत का ऑब्जर्वेशन में मदद करेंगे। इसरो के मुताबिक अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी लाग्रेंज बिंदु की L1 हेलो कक्षा के पास स्थापित करने की योजना है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।